दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमने अगर हम बात करें तो लेक्चर्स देख रहे हैं। इसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा, इसके बाद हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण अवगुण दोनों को देखा, फिर इसके बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो हमने गुण को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझा। मेरा मकसद यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस हिट होने चाहिए, चाहे वो पीटी हो चाहे एज वेल एज मेंस हो। मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे कोई मैटर नहीं करता किसी का, मैं यहाँ पे क्या देने आया हूँ वो चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ मेरा काम बोले ना कि मेरा नाम। ठीक है, क्लियर होगी बातें। अब यहाँ पर अगर हम चीज़ें की बात करें तो आज हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवगुणों की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें आपको इतने अच्छे से पकड़ में आ जाएं, आप पे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएं कि चीज़ें आपको 100% जब भी आप एमसीक्यू या फिर आप मेंस लिख सकें तो आप चीज़ों को लिख सकें। राइट? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम हमारी जो हायाबुसा, जिसको मैंने नाम दे रखा है, हमारी हायाबुसा इसी में फंसी पड़ी है। यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था पे हैं। तीन तरह की अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा नियंत्रण के आधार पर होता है, जिसमें अभी हम यहाँ पर अभी फंसे पड़े हैं। फिर उसके बाद हम विकास के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे, अविकसित, विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर उसके बाद वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था को भी चीज़ों को जो है बेसिकली हम समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवगुण क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। छोटी स्लाइड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, पर चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें तो समझाने वाली हैं। तो उन्हीं समझाने वाली चीज़ों को यहाँ समझने की जो है बेसिकली कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है स्थिरता। यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो स्थिरता को लेकर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर द्वंद्व हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि स्थिर जो चीज़ें होती हैं स्थिरता नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों का सरकार की तरफ कंट्रोल है। यानी कि वो ये कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरह से छलावा है, यानी कि एक तरह से दिखावा है। हालांकि इसके अंदर एक बहरूपिया है जो समाजवाद है। वो ये कहते हैं कि हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है जो वो सिर्फ इतनी है, लेकिन इसके ऊपर जो इसका छलावा पकड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं समाजवादी है। वो ये कहते हैं, कंसेप्ट यहाँ पे ये कहता है, वो ये कहते हैं कोई भी काम कर लो जिसके ऊपर कंट्रोल होता है किसी चीज का, वो कहने के सरकार का होता है। ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, हमारा देश है भाई। हम देश में किसी भी तरह की पॉलिसी बनाए तो तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले। कुछ गवर्नमेंट तो यही कहती है कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। हमारी कंट्री, हम अपने डेमोक्रेसी रूल के हिसाब से चलेंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो जिसके कारण यहाँ पे ये पता चलता है कि मिश्रित कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, हालांकि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो आज भी जो अगर बात करें तो गवर्नमेंट का डंडा तगड़ा है। कहने का मतलब ये है। तो जिसके कारण वो ये कहते हैं कि स्थिरता को लेके अगर हम, कुछ अर्थशास्त्री यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर यहाँ पे जो मानी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एफडीआई, एफआईआई ऑन द स्पॉट निकल जाते हैं। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो, कोई और मतलब कि अगर पॉलिटिकल इनफेरेंस हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो तुरंत हमारे यहाँ से एफआईआई तुरंत निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? उनको डर होता है कि हमारा घाटा ना हो जाए। तो इसी से वो पैसा जो मार्केट से होता है वो पुल आउट कर लेते हैं। मान लो किसी ने $10 लगाए, मान लो किसी ने $100 लगाए, उसको लगा भाई यहाँ तो पॉलिटिक इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे सरकार का कंट्रोल है, कभी कुछ पॉलिसी बना दे, कोई कुछ बना दे, हमें नहीं है, हमें $100 के $110 नहीं करने, निकाल लो, किसी और कंट्री में जाके लगा लेंगे हम। अगर आप ही हैं, आप ही का पैसा, अगर आप भारत के अंदर लगाना चाहोगे तो आप क्या चाहोगे? टू अर्न द मनी, टू मेक द प्रॉफिट, यही होगा। तो उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब चीजें अस्थिरता की तरफ नहीं होती, जब चीजें स्थिरता की तरफ नहीं होती हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं घाटा में देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हमें जो है देखने को मिलता है। यानी कि ये बात हमें पता चली कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का डंडा एंड में रहेगा। राइट? तो ये बेसिकली एक ऐसा एक आलोचक है जो एनालिसिस पॉइंट है, मैं आपको वही करा रहा हूं। पॉइंट्स और भी है, मैं सिंपल भी करा सकता हूं, वो तो तुम पढ़ ही लोगे, जब ये चीजें समझोगे तो बड़ा सब कर लोगे। लेकिन यहां पर मैं आपको वो पॉइंट्स कराऊं जो आप लिखें तो आपको मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है?
फिर है क्षेत्रों की अक्षमता, यानी कि ये बोलते हैं, अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि बेसिकली जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। वो ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, किसी भी काम को करने के मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है या फिर ये चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने कुछ साल पहले, कुछ साल हाल ही में आपने उड़ीसा में पोस्को का प्लांट भी देखा होगा, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि बेसिक कितना ज़्यादा बवाल हुआ था। इसी के जैसे वेस्ट बंगाल में जब टाटा नैनो गई थी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कुछ अधिग्रहण कर रहे थे, लेकिन वहाँ की वेस्ट बंगाल जो दीदी है वहाँ की, उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था और चीज़ें जो है टाटा के अगेंस्ट जो बेसिकली जो चीज़ें जो डाल दी थी। वो क्यों डाल दी थी? उनको पता है भाई हमारा जो वोट बैंक है, वो जो वोट बैंक है हम उसकी जो प्रोटेक्ट करेंगे, राइट, यही हुआ था। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे ये पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता जो है निजी क्षेत्र को नहीं मिली हुई है। यानी कि जब तक निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक वो चीजें फिर करने में जो है बेसिकली मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में जिसके कारण ये क्षेत्र जो होते हैं अप्रभावी हो जाते हैं, यानी कि जब इस तरह से चीजें होंगी तो चीजें जो होंगी बेसिकली अप्रभावी क्षेत्र की तरफ जो है बेसिकली बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र भी क्या नाम है अप्रभाविता की तरफ आगे बढ़ेगा। और दोनों अर्थों में दोनों क्षेत्र ना केवल प्रतिस्पर्धी हैं बल्कि पूरक भी हैं एक तरह से देखा जाए तो। यानी कि इसमें यह समझ में आना है कि हालांकि दोनों प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी दोनों जो है प्रतिस्पर्धी तो करती है, लेकिन एक तरह से पूरक भी हैं, एक के बगैर दूसरा काम नहीं हो पाता। तो यहां पे हमें यह पता चला कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस मतलब कि अगर बात करें उसके अंदर हमें जो है देखने को मिलता है, जिसके कारण ये आलोचक कुछ 2 पॉइंट्स हमें जो बता के जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि आर्थिक नियंत्रण में देरी होती है। आर्थिक नियंत्रण में देरी का मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि बेसिकली ये जो बात है ये बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो है बेसिकली यहां पे ये बात करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब देखो दोस्तों ऐसा होता है कि वो टाइम जो अगर हम समय पे ना करें तो उसके बाद हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम एट अ टाइम कर लें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर वो समय बीत जाने के बाद अगर हम वो काम करें तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आई विल टेल यू वन एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आज के सिनेरियो को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा आज के समय ऐप बेस्ड कंपनियां बहुत ज्यादा फल फूल रही हैं, इनसे ज्यादा प्रॉफिट आज के समय कोई और इंडस्ट्री नहीं कमा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई ऐप बनाते हैं और आपकी अगर ऐप को सक्सेसफुल हो जाए तो उसमें 1000% ग्रोथ होती है विद इन 2 ईयर्स के अंदर। ये आंकड़े बता रहा हूं और ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं, एक ऑथेंटिक डेटा। तो उसमें हमें यह पता चलता है कि अगर ऐप बेस्ड कंपनी आज के समय जैसे पेटीएम, फोन पे, अगर हम गूगल पे, अगर हम और बात करें तो जोमेटो हो गया, खाना मंगाना हो तो दुनिया भर की ऐप्स है, ओला है, उबर है, स्विगी है, ठीक है, ये कुछ फेमस, टिकटॉक है, टकाटक है, ठीक है, जोश ऐप है, आज के समय नाम भी फालतू देते हैं जोश, ठीक है। तो ऐसे ऐप्स जो है आज के समय देखो तो इस समय ज्यादा ऐप्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में हर आदमी के पास जो है, इन्होंने डेटा एनालिसिस ये किया कि इन्होंने ये पता है कि आने वाले 5 साल में हर आदमी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन भी होगा, साथ में इंटरनेट भी होगा। क्यों? जिस तरह से जियो अपनी क्रांति लेके आया, जियो हमेशा क्रांतिकारी काम करता है। तो उस कंडीशन में जिस तरह से इंटरनेट के प्राइसेस सडनली गिर गए थे तो उस कंडीशन को ये पता चला कि ऐप बेस्ड चीजें ज्यादा चलेंगी। और इसमें हमें ये पता चला कि ये आज के समय ऐप कंपनियां ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है और ज्यादा इवन इसमें हो रही है। अब आपने देखा होगा शेयर मार्केट में भी दुनिया भर के चीजें निकल के, ग्रो ऐप लो, ये ऐप लो, वो ऐप लो, फलाना लो, ढिकड़ा लो, राइट। तो उस कंडीशन में ये, अब देखो इस सिनेरियो को ऐसे समझो कि अगर कुछ कंपनियां जो 10 साल के बाद कोई ऐप बनाए, जो 10 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद ऐप बनाए और जो अभी ऐप बना रही है, तुम्हें लगता है जो 10 साल के बाद ऐप बनाएगी वो सक्सेसफुल हो सकती है? क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, नई ऐप बना के भी आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे सब्स्टिट्यूट हैं। तो कोई भी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो, कैसे आर्थिक निर्णय में देरी होती है तो कितना घाटा होता है। जैसे नोकिया, एक टाइम में नोकिया पूरे इंडिया को रूल कर रहा था, नहीं कर रहा था? नोकिया 6600, 3310, ठीक है, 6600, मतलब एन सीरीज देखा होगा आपने, N72 फेमस फोन। तो उस समय नोकिया एकदम रूल कर रहा था, लेकिन इसने क्या किया, एक इसने मार्केट को समझा नहीं और मार्केट में एंड्रॉइड लेके नहीं आया, जिसके कारण ये फ्लॉप हो गया। हालांकि
अब नोकिया ने कम बैक किया, लेकिन अब उसकी कोई औकात नहीं रह गई है। क्यों नहीं औकात रह गई है? क्योंकि मार्केट में रियलमी है, रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, हालांकि इनका बाप तो एक ही है। आपको पता है ना कि बीके इलेक्ट्रॉनिक्स 4 लोगों का बाप है। किस किस का बाप है? बीके इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाइना की कंपनी है, उसमें ओप्पो आता है, वीवो आता है, रियलमी आता है और साथ में वन प्लस आता है। इन चारों का बाप एक ही है, वो है चाइना, जिसका नाम है बीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस कंडीशन में अब आप देखें तो अब नोकिया ने जब कमबैक किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि नोकिया ने कमबैक कर लिया, अपना प्राइस एग्रेसिव भी नहीं रखे? ऐसा तो है नहीं कि नोकिया ने अमेजोन पे भाई लाओ भाई 8,000 रुपये में तुम वो काम ले लो जो 14,000 वाले फोन दे रहे हैं। उल्टा इसने गधागिरी करी। गधागिरी का मतलब जो 12,000 के फीचर थे उसको 16,000 में बेचा, तो कौन लेगा भाई नोकिया को? सोचो आज के समय आप देखो ओप्पो वीवो में कितने फीचर्स आपको, मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, हालांकि हम इंडियंस हैं ही गधे कि हमने अभी तक कोई फोन कंपनी नहीं बनाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखो कि ऐसे अब जब ऐप बेस्ड कंपनी अब आती हैं तो देखो यहां पे नोकिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 0। इसने फायदा नहीं उठाया। जब रूल कर रहा था, अगर ये एंड्रॉइड में आ जाता, अगर ये चीज एंड्रॉइड में आ जाती तो हो सकता है नोकिया के अलावा सैमसंग और नोकिया ही चलते, इसके अलावा ये ओप्पो, वीवो, मी, एमआई ये कभी फलते फूलते ही नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस करी, खत्म। इसी के जैसे ऐप बेस्ड कंपनियों ने अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फायदा उठा रहे हैं। इनको पता है ऐप बेस्ड कंपनी ज्यादा चल रही है, हर आदमी आलसी होता जा रहा है, हर आदमी अपने घर से ही सारी चीजें करना चाहता है बैठे बिठाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन ऐप बेस्ड की ज्यादा है। लेकिन अगर यही कंपनियां 10 साल के बाद आए तो मे बी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो यही फर्क होता है आर्थिक निर्णय में देरी लेना, कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमें जो है समझना पड़ेगा। समझ आ गया? तीसरा पॉइंट है अधिक अपव्यय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों गवर्नमेंट जो होती है वो जो संसाधनों को ज्यादा कुशलतम उपयोग नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दिल्ली की बात बताता हूँ। हमारे दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली ऐसी है बस माँ कसम मजा आ जाता है। पहले रोड बनती है, फिर खुदाई होती है, फिर सीवर डलते हैं, फिर सीवर डलते हैं, फिर रोड बनती है, फिर खुदाई होती है, फिर पानी की पाइपलाइन डलती है, फिर खुदाई होती है, फिर नालियां बनती हैं। तो क्या है? संसाधनों का अपव्यय, राइट? यानी कि तुम जो काम एक बार में किया जा सकता था वही काम आप बार बार कर रहे हो, उसी में पैसा लगा जा रहे हो। ये तो वही बात होगी, गड्ढे खोदो भरो, गड्ढे खोदो भरो। तो यही सारी चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं। यानी कि जब हम संसाधनों का जब हम अपव्यय करते हैं, यानी कि अन्य संसाधनों को जब अपव्यय करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिचौलियों की मदद भी ले लेते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर या फिर ऑल ओवर इंडिया में देखा होगा कुछ योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती हैं। कागजों पर समझ रहे हैं कि हाँ इतना हो गया, लेकिन हकीकत देखें तो कुछ नहीं होता। तो सेम यही काम है कि ठीक है चीजें चल रही है, सरकार का पैसा है, टैक्स भाई देखा जाए तो हम जैसे लोगों का ही टैक्स पेयर पैसा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर कहीं ना कहीं बिचौलियों की जेब भरते रहते हैं, इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है। जब कोई कहता है कि गरीब की कोई औकात नहीं होती, तो मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, गरीब भी एक टैक्स पे करता है। हालांकि वो आईटीआर ना भरे, जीएसटी ना भरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी टैक्स पे करता है। कोई सामान खरीदते तो उस पर भी जीएसटी लग के ही आता है। आप कोई भी कमान लेते हो, कहीं ना कहीं हर एक गरीब इंसान की भी अपनी एक औकात हो हमेशा जो है होती है। तो चीजें समझ आई, बाकी आप पढ़ लेना क्या है क्या नहीं है, मेरा आपको काम समझाना है। भ्रष्टाचार, काला बाजारी, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ गया होगा। भाई देखो भ्रष्टाचार क्या होता है, राजनीतिक दल और स्वैच्छुक लोग सार्वजनिक क्षेत्र से अनुचित लाभ उठाते हों, इस प्रणाली में हमेशा भ्रष्टाचार, काला बाजारी भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं, जेब भरती हैं सरकारी अधिकारियों की। सर कॉन्टैक्ट दे दो, साइन कराने कर दो, तो अधिकारी बोलते भाई यहाँ जाओ, यहाँ से इतना पैसा लेके आओ, हम जब साइन करेंगे। होता है ना इनडायरेक्टली बात, जो चीज़ें चलती हैं सबको पता है इसके बारे में। तो उस कंडीशन में कहना कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी भी होती है दोस्तों। और आपने देखा होगा राजनीतिक दल, जब एक एमएलए होता है, आपने देखा होगा उसके आगे पीछे कम से कम 5 या 6 चमचे भी होते हैं, उसके चमचे होते हैं, देखा होगा आपने। एक एमएलए कभी अकेला नहीं चलता, रियल केसेस में, मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके आसपास चमचे भी होते हैं। जो चमचे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं अनुचित लाभ उठाने के चक्कर में होते हैं कि ठीक है हम इन भाई साहब के साथ रहेंगे और चीज़ों को हम लाभ उठाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी कंडीशन में कहीं ना कहीं फिर चीज क्या होता है, अनुचित यहाँ पे बेसिकली जो है लाभ यहाँ पे जो है उठाया जाता है। फिर कई बुराइयां पैदा होती हैं, जैसे काला धन, रिश्वत, कर चोरी, अन्य अवैध गतिविधियों का होता है उस सिस्टम में, लाल फीताशाही जिसको हम कहते हैं,
कि एक तरह से लाल फीताशाही जो इकट्ठी यहाँ पे हो जाती है, जिसको हम भाई भतीजावाद भी आप बोल जो है अगर बात बोलें, और साथ में जो फाइलों के तो मतलब रूल्स ऑफ लॉ को बेसिकली फॉलो करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली चलती हैं कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए या फिर कोई साइन कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो अगर बात करें तो हमें, अगर हम देखें तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है इससे क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रवाद का भी खतरा होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र के राष्ट्रवाद का लगातार डर है। इस कारण निजी क्षेत्र अपने संसाधनों का उपयोग सामान्य लाभों के लिए नहीं करते। उनको यह लगता है कि कहीं अगर बाई चांस राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाए कि नहीं, समाज के सभी तबकों में सबका जो सरकार का अधिकार होना चाहिए, एक समाज मतलब कि नॉर्मल इंसान का अधिकार होना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी तो घबरा जाएंगी। उन्हें भैया हम तो यहाँ बिजनेस कमाने आए हैं, हम तो यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हैं। अगर राष्ट्रवाद की अगर भावना जाग पड़ी, अगर हमारे सभी पे संसाधनों पे सरकार का अधिकार हो गया तो हम क्या करेंगे। तो जिसके कारण जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती। इसको मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं एक्सपेंड करती, क्या रीज़न है, वो अलग अलग वीडियोस में। लेकिन अभी ऐसे समझे कि जिसके कारण संसाधनों को ज़्यादातर सीमित रखती हैं, आउटसोर्स ज़्यादा कराती हैं। तो जिससे कि राष्ट्रवाद का इनको खतरा हमेशा डर बना रहता है कि कहीं पता चले कि जाग पड़े इंडिया, कोई ट्विटर निकल जाए और ट्विटर वायरल हो जाए, आंदोलन होने स्टार्ट हो जाए। तो जिसके कारण जो कंपनियां होती है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को लेकर भी अगर बात करें तो घबराती हैं, कि जिससे कि उनका जो है अगर बात करें तो दिक्कत, अगर हम कुल मिला के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई। जिससे अगर हम बात करें तो इस कारण से निजी क्षेत्र अपने संसाधनों का उपयोग सामान्य लाभों के लिए नहीं करते, और क्योंकि इनको जो है राष्ट्रवाद का जो बेसिकली खतरा हमें जो है देखने को मिलता है। फिर दोस्तों इसके बाद देखो, ये तो हुआ ओवरऑल अभी तक हमने जो पढ़ा। अगर हम बात करें तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा अब आगे बढ़ लेते हैं और चीज़ों को फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं कि विकास के आधार पर वर्गीकरण को समझ लेते हैं फटाफट। देखो दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है, जिन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अतः अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए नवीनतम बाजारों की तलाश करती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो विकसित अर्थव्यवस्था में देखो दोस्तों, एक अगर मैं आपको देखूं तो एक सीमा होती है जो एक चरम सीमा होती है। तो ये अर्थव्यवस्था जो होती है चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी यहाँ पे है। अभी इसको ये जो फासला है तय करना है, समझे मेरी बात को। यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसमें ज्यादा अब जो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। आपने देखा कभी सुना है अमेरिका 10% की जीडीपी बढ़ गई, ब्रिटेन की 10% की जीडीपी बढ़ी? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? वो जीडीपी की जो उनका प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम से कितना बढ़ेगा? 2%, 2.5%, बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? ऑलरेडी इनका पेट फुला हुआ है। ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी इतने विकसित हो चुके हैं, तो ज्यादा ग्रोथ क्या करेंगे? तो जिसके कारण आपने ये जरूर सुना होगा कि चाइना की अर्थव्यवस्था 12% बढ़ गई, इंडिया की अर्थव्यवस्था 10% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी हमें ऑप्टिमम पॉइंट हमें लेना है। हमें अगर बात करें तो हमें ऑप्टिमम पॉइंट लेना है, लेकिन इस कंडीशन में हमें यह पता चलता है कि अभी भारत को इतना एरिया, यानी यहां से लेके यहां तक एरिया जो बेसिकली कवर करना है, लेकिन ऑटोमेटिक यहां पे चीजें कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जीडीपी के अंदर अभी देखें, हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अब हमारी सेवा क्षेत्र की तरफ, आपको पता है देश के अंदर 3 तरह की सेवा क्षेत्र होती है। एक होती है कृषि, ठीक है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा होल्ड रखिए। तो अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए नवीन बाजारों की तलाश करती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा नवीन बाजार, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वो हमेशा यही सोचती हैं कि बेसिकली चीजों का अगर हम बात करें तो नए बाजारों की तरफ ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं कि हमें उनको नई मार्केट मिल सके। आखिर क्यों अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आना चाहती हैं? इसलिए आना चाहती हैं, उनको पता है जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है बहुत खपत हो सकती है, जिसके कारण वो यहाँ पे आना चाहते हैं, राइट। तो ये बात ये भी समझ, साथ में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब सेवा क्षेत्र है, प्रोडक्शन क्षेत्र नहीं है। जो सिर्फ सेवा दे, मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ, तो टीचिंग एक तरह से सेवा क्षेत्र है ये। तो सेवा क्षेत्र में जिनका अधिकतम अगर बात करें योगदान जो है देखने को मिलता है, तो जिस कंट्री में सेवा क्षेत्र ज्यादा अधिकतम मतलब योगदान देखने को मिलेगा, तो उसको बेसिकली अगर हम बात करें तो उसको हम सेवा क्षेत्र के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल अमेरिका और ब्रिटेन का एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जिसके अंदर उच्च अवस्था तक जो है आर्थिक विकास पहुंच चुका है। अब इससे तो गुंजाइश नहीं है।
हालांकि 2% के हिसाब से चीजें बढ़ा रहे हैं, वो चीजें ठीक है, लेकिन ज्यादा 10% 12% के हिसाब से वो चीजें नहीं बढ़ा सकते। तो उसी में इसको हम विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे समझते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आर्थिक समृद्धि के उस स्तर को प्राप्त करने के प्रयासरत है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे कि ये मान लो यूएस की है डेटा, इसी के जैसे ये इंडिया हमारा यहाँ पे खड़ा है अभी, जिसको अभी यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी ये चीज जो है पकड़नी है, यानी कि रफ्तार जो है अगर बात करें तो पकड़नी है। तो उस कंडीशन में ये जो है अपनी आर्थिक समृद्धि के स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी जीडीपी को बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। हालांकि कोविड ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, लेकिन सिचुएशन यह है कि अभी भी जो भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम ना फटीचर हैं ना हम ज्यादा अमीर हैं, हम बीच के हैं। हम फटीचर भी हैं, हम अमीर भी हैं, दोनों हैं हम, कहना मतलब क्या। तो उस कंडीशन में विकासशील अर्थव्यवस्था जो है कहलाती है, जिसमें एग्जांपल ब्राजील, चीन, भारत। जो ब्राजील भी है एक तरह से अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ ही हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था दोस्तों वो विकसित अर्थव्यवस्था होती है जहां पर अगर हम बात करें कि अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां पर प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का युक्तिगत उपयोग नहीं हो सका है, जैसे अफ्रीकी देश। देखो युक्ति पर मतलब ये कि उनके पास संसाधन तो हैं लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में देखा होगा आपने, घाना है, आपका नाइजीरिया है, आप देखें वहां पर अगर वहां की इकोनॉमी को देखें तो अभी उनके पास संसाधन है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके पास खनिज संपदा नहीं है, बहुत खनिज संपदा है, इवन उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी तक चीजों को चीजों को यूज नहीं कर पाए। अभी वहां पर अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इवन मार्केट जो है इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो जिसके कारण वो लोग युक्ति का जो अगर बात करें उसका जो है यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अगर हम बात करें तो जिसके कारण अभी भी वो पिछड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड में कि पिछड़े हुए हैं। यानी कि अब हमने 3 तरह की अर्थव्यवस्था देखी, जिसमें हमने एक विकसित देखी जिसके अंदर अमीर लोग आ गए, जिनका जीडीपी स्टैंड है, वो ऑटोमेटिक वो वृद्धि कर चुके हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ मतलब जिसमें ब्राजील है, आपका चाइना है, आपका भारत है, जो विकास की प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक अविकसित है। अविकसित का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये इनके पास संसाधन तो हैं लेकिन अभी पिछड़े हुए हैं। ये वो देश है जैसे अफ्रीका के अंदर मैक्सिमम देश, जिसमें घाना हो गया, केनिया हो गया, ये ऐसे देश हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, चीजें समझ आई। फिर हाँ, अब आते हैं फिर देखो, अभी तक देखो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊं पहले हल्का छोटा सा, हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने फिर ये कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट इसको देख लेते हैं, सीरीज हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण को देखें तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था थोड़ा सा समझ लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो भारी अर्थव्यवस्था मतलब किसी प्रकार से संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं। यानी कि ये ना तो एक्सपोर्ट करेंगे ना ये इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि जहां पर चीजें जो होती है बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से चीजें जो होती है बिल्कुल भी अगर हम बात करें तो वो होती हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया, आप देखें नॉर्थ कोरिया, ये रहा चाइना का बॉर्डर, राइट, ये रहा चाइना का बॉर्डर, लेकिन हालांकि ये थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते हैं। अगर हम चीजों को देखें, चाइना कभी नहीं रोकेगा, वो हमेशा चाहेगा कि अपने माल की खपत करे। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये चीज समझ आ गई कि ठीक है, अगर व्यवहारिक तौर पे देखें तो चीजें हो रही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे देखें तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अगर हम बात करें तो मतलब कि भारी अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार कोई संबंध लेना देना नहीं होता, जिसमें आयात और निर्यात की गतिविधियां जो बिल्कुल शून्य होती है, मतलब जिसमें बिल्कुल जीरो होती हैं, तो उनको जो है हम अगर बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से जैसे ओपन इकोनॉमी में ये होता है दोस्तों, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था में, जिसके अंदर खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार व निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। यानी कि वह चीजें जहां पर वस्तुएं और सेवाएं, यानी वस्तु सेवाओं का जब निवेश होता है उसकी मतलब खुली तौर पे जो स्वतंत्रता होती है। और वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था जो है खुली हुई है। यानी कि अगर हम देखें वर्तमान में लगभग, एक वर्ड लगा हुआ है, लगभग सभी नहीं, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं जो अगर देखें तो इस तरह से जो है बिल्कुल खुली हुई हमें जो है देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे एक हमें ओवरव्यू जो है अगर हम बात करें जो देखने को मिल रहा है, इस ओवरव्यू को हम थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ इसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर नोटिस करो, इंडिया सेट ओवर टू टेक द जर्मनी बाय 2022, जो 2022 हमारा जो अभी चल रहा है, आप देखें यहाँ पे चीजों को देखें तो अभी जो हाल ही में इंडिया जो है जर्मनी को 2022 में ओवरटेक कर लेगा अगर कोविड की सिचुएशंस अगर ठीक ठाक रही। ये सोर्स जो है ब्लूमबर्ग का है, ये सोर्स क्या है,
जो आपको ब्लूमबर्ग है, तो उसके हिसाब से जो हमने चीज़ों को लिया। आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऑरेंज जो है वो इंडिया का है, ग्रीन और जो ब्लू है वो कहने कि जर्मनी का है। तो हम नोटिस करें 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेटा जो हमें यहाँ पे बेसिकली जो है देखने को मिल रहा है। इसके बाद पॉजिटिव साइन हमें ये देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 में अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि चाइना सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 2030 तक, अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझें। उसके बाद इंडिया जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर पे जो है अगर हम बात करें तो बेसिकली आ जाएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस देख रहे हो 64, 46, और यहाँ पे यूएस जो होगा बेसिकली थर्ड पे आ जाएगा, और इंडोनेशिया जो होगा वो आपका फोर्थ पे आ जाएगा, तुर्की जो होगा आपका वो फिफ्थ पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये रैंकिंग जो है ये आप जो बेसिकली मेंस में जो अगर हम बात करें तो बेसिकली डाल सकते हैं कि मेंस के अंदर जब आप डालेंगे तो चीज़ें आपकी जो है बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिटेल में, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, एक मजबूती के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।